तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्स से। तो जनरली फोर्स होता क्या है, तो मैंने यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं। तो देखो, अ फोर्स इज दैट कॉज विच चेंजेस द स्टेट ऑफ द बॉडी और इट चेंजेस द साइज ऑफ द शेप ऑफ द बॉडी। तो इसका मतलब क्या है, देखो हम अगर कोई भी बॉडी पे फोर्स तब कहलाएगा जब हम उस बॉडी का स्टेट बदल दें। मतलब कि अगर रेस्ट में है तो उसे हम अगर स्टेशनरी में है तो उसे हम मोशन में ला दें, या फिर उसका हम साइज बदल दें, या तो शेप ऑफ द बॉडी। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट कि एक कार खड़ी हुई है स्टेशनरी बॉडी पे, ठीक है, स्टेशनरी रेस्ट एकदम खड़ी हुई है, हमने उसे जाके धक्का दिया, फोर्स लगाया, तो उस फोर्स के द्वारा अगर वो जो कार है मोशन में आ जाती है तो उसे हम लोग फोर्स बोलेंगे कि हमने इतनी फोर्स लगा दिया है। अब जो हमारा सेकेंड, चेंजेस द साइज और द शेप ऑफ द बॉडी, इसका क्या मतलब है, जैसे रबर स्ट्रिंग होता है तो उसे अगर हम लोग घींचते हैं तो उसका जो लेंथ होता है बढ़ जाता है, तो उससे क्या हो रहा है, चेंजेस द साइज। और यहाँ पे शेप ऑफ द बॉडी का मतलब है जैसे स्क्वीजिंग अ ट्यूब ऑफ अ गम, उसे अगर हम लोग खींचते हैं तो उसका जो शेप हो जाता है वो चेंज हो जाता है, जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन ये है, फोर्स इज दैट कॉज विच चेंजेस द स्टेट ऑफ द बॉडी। मतलब कि अगर रेस्ट में तो उसे मोशन में ला रहे हैं, या मोशन में मतलब कार चलिए तो उसे रोक रहे हैं, तो वो एक फोर्स हो जाएगा। या फिर चेंजेस द साइज ऑफ द शेप ऑफ द बॉडी, जैसे कि साइज ऑफ द बॉडी में रबर स्ट्रिंग का हमने एग्जांपल लिया, लेंथ बढ़ जाता है, और शेप ऑफ द बॉडी में जैसे कि हमने जो स्क्वीजिंग ट्यूब है गम का, उसे। अब एसआई यूनिट क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं, फोर्स का नहीं, सबसे पहले समझते हैं यूनिट क्या होता है। अब जैसे कि हम लोग चीनी लेने जाते हैं बाज़ार में, तो हम पूछते हैं कि कैसे रुपए किलो है, तो चीनी का जो यूनिट है मेज़र करने का वो केजी है। वैसे उसी तरह हम फोर्स को किस तरह से मेज़र कर सकते हैं, उसका जो है न्यूटन है। सर इसैक न्यूटन ने ये डिस्कवर किया था। ओके, अब हम समझ लेते हैं 1 न्यूटन को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो 1 न्यूटन को डिफ़ाइन करने के लिए हम सबसे पहले अगर एक केजी मास का जो बॉडी है, जो 1 केजी मास है किसी बॉडी का, वो मूव कर रहा है मोशन में जिस डायरेक्शन में है, अगर हमने उस पे फोर्स लगाया और उसका जो स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड -1 जो इतना है, अगर 1 सेकेंड में बढ़ जाता है तो उसे हम लोग 1 न्यूटन बोलते हैं। Okay, 1 Newton is defined as the force which, when applied on a moving body of a mass 1 kg in the direction of a motion, increases its speed by 1 meter second -1 in 1 second। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखो, कोई भी बॉडी सपोज दैट यहाँ से मैंने मार्कर लिया हुआ, तो अगर मार्कर को मैंने इस तरह छोड़ा तो नीचे गिरा, क्यों गिरा, क्योंकि नीचे जो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है अर्थ के द्वारा, ठीक है, जो अर्थ है वो नीचे से ग्रेविटी, जैसे चुम्बक होता है वो अट्रैक्ट करता है, उसी तरह अर्थ जो है अट्रैक्ट करता है ऊपर से जो भी चीज़ आती है। तो इस बॉडी पे हम बोल सकते हैं कि इस बॉडी पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट हुआ है। ओके, अब ये इसका एक रिलेशन 1 kg को हम लोग 1 kgf बोल सकते हैं, और 1 kgf इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। ओके, तो ये थी हमारे फोर्स की कुछ बातें। तो अब हम आ जाते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। तो अभी हम लोग सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई बॉडी अगर स्टेशनरी है, मतलब कि मान लो कि मैंने एक बॉल लिया छोटा सा, तो मैंने यहाँ पे अगर फोर्स लगाया, तो क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में वो चला जाएगा, मतलब कि उस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो लेकिन अब हम जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे जो बॉडी है फ्री नहीं है, वहाँ पे तो फ्री था, हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया चलेगा। यहाँ पे क्या है, ये पाइवोटेड है। मैं एग्जांपल देता हूँ समझने के लिए, जैसे स्टीयरिंग होता है ना गाड़ी का, 4 व्हीलर का, ट्रक व्रक का, तो उस तरह ये यहाँ पे स्टीयरिंग यहाँ पे पाइवोटेड मतलब नीचे गया हुआ है। तो हम जो उसका जो स्टीयरिंग रहता है, हम यहाँ पे इस तरफ फोर्स लगाते हैं, तो ये जो स्टीयरिंग क्या करता है, इधर का घूमता है, ठीक। अगर इधर का लगाएंगे फोर्स तो नीचे की तरफ आता है। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होता है, इधर हो जाता है, क्यों, पाइवोटेड होने के कारण, ठीक है। और जब हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं और ये जो स्टीयरिंग है इधर की तरफ मूव करता है, तो इसे हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ, द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ अबाउट विच द बॉडी टर्न, मतलब यहाँ से यहीं से तो बॉडी मूव कर रही है, यहाँ पे पाइवोटेड है, इतना ऐसे मूव कर रही है, तो इसको हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। अब आ जाते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ अ बॉडी, मतलब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बॉडी को टर्न होने के लिए। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे छोटा मतलब बहुत कम फोर्स लगाएंगे तो थोड़ा सा स्टीयरिंग घूमेगा, और वहाँ पे ज़्यादा फोर्स इस तरह लगाते हैं तो ज़्यादा स्टीयरिंग घूमेगा। उसी तरह से जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा स्टीयरिंग जो है घूमेगा, मतलब कि जो बॉडी है
उतना घूमेगा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट, देखो जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कहाँ से, पॉइंट जहाँ से फोर्स अप्लाइड हो रहा है और ये, ठीक है, जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा जो टर्निंग इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं। तो अभी हम देखते हैं सम एग्जांपल्स इन अ डेली लाइफ ऑफ अ टर्निंग ऑफ अ बॉडी। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा कॉमन एग्जांपल है टू ओपन और शट डोर। तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, जो हमारा डोर है जो हिंज जहाँ पे वो पाइवोटेड होता है, वहाँ से अगर हम लोग पुश करते हैं तो कम फोर्स लगता है, अगर हम जितना हिंज के पास जाने लगते हैं वहाँ से हमको फोर्स ज़्यादा लगता है। ओके, तो जैसे कि ये हमारा डोर है, ये हमारा क्या है, डोर हो गया, और यहाँ पे हमारा जो है हिंज लगा हुआ है, ये हिंज है हमारा, हिंज 3 ठो होता है। तो अगर हम यहाँ से पुश करते हैं तो यहाँ पे हमको फोर्स कम लगता है, हम जितना इसके पास जाते जाएंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा। आप अपने घर में इसे प्रैक्टिकली करके देखना, ओके, आपको पता चल जाएगा। तो इससे क्या हमको कंक्लूजन मिलता है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना बढ़ेगा, द डिस्टेंस इंक्रीजेज, द फोर्स डिक्रीजेस। हम अगर यहाँ से फोर्स लगा रहे थे तो वहाँ पे हमको जो फोर्स लग रहा था सबसे कम लग रहा था, हम जैसे ही पास उसके जा रहे थे पाइवोटेड पॉइंट के, तो हमारा जो फोर्स है वो बढ़ते जा रहा था, हमें फोर्स बढ़ाना पड़ रहा था। अब द हैंडल ऑफ अ फ्लोर ग्राइंडर इज़ नियर द रिम, तो इसका भी सेम फंडा है, सबका वही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बस हमें याद ये रखना है कि डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स घटेगा, बस इतना ही। तो जो आटा चक्की पीसने वाली मशीन होती है जो घर पे हम लोग पीसते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा जो हैंडल होता है वो सबसे आखिरी में, रिम के जो एकदम आखिरी में दिया होता है, क्योंकि हमें फोर्स कम लगेगा, क्योंकि जो पाइवोटेड होता है वो तो बीच में होता है, और इसकी वजह से जो हमारा डिस्टेंस रहेगा वो बढ़ेगा और जो हमारा फोर्स रहेगा वो कम लगेगा। ओके, स्टीयरिंग ऑफ अ कार और ट्रक, तो स्टीयरिंग वही, अगर इतने छोटे में सपोज दैट ये हमारा स्टीयरिंग है, तो ऐसे होता है कुछ, ऐसे करके कुछ होता है। तो अगर ये हमारा स्टीयरिंग नहीं होता तो हम ऐसे करके कैसे घुमा पाते हैं टायर को, ऐसे रहेगा तो जो हमारा ये पाइवोटेड पॉइंट से फोर्स बढ़े, डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा जो फोर्स होगा वो कम लगेगा, ठीक है। अब इन अ बाइसिकल टू टर्न द व्हील द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पैडल, सो द डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सल इज इंक्रीज्ड। एक्सल जो चक्का चलता है वो तो पीछे से चलता है, लेकिन वहाँ से हम फोर्स लगाने में बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए हम उसका डिस्टेंस बढ़ा देते हैं ताकि हमारा फोर्स कम लगे। अब ये नट है और ये क्या है हमारा स्पैनर, तो रेंच जिसे बोलते हैं। तो इस रेंच का जितना ये लेंथ बढ़ेगा उतना ही हमें आसानी होगी, आप घर पे प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। तो जितना इसका डिस्टेंस बढ़ेगा उतना हमको फोर्स कम लगेगा इसे खोलने के लिए। आप अपने हाथ से इस तरह खोल के देखिएगा, आपको बहुत दिक्कत होगा, तो इसीलिए हमने इस रिंच का यूज़ किया। तो रिंच का ये डिस्टेंस बढ़ जाता है तो हमें खोलने में आसानी होता है। ओके, तो अब आ जाते हैं हम मोमेंट ऑफ फोर्स पे। ओके, तो जो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स होता है जिसे हम टॉर्क भी कहते हैं, तो क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होता है किसका, प्रोडक्ट होता है, ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं और जो यहाँ से इसका डिस्टेंस है पाइवोटेड पॉइंट से, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, ये इमेजिनरी है हमारा। हम मान लो कि यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये फोर्स जहाँ पे अटैच होगा और ये पाइवोटेड पॉइंट है, तो इन दोनों को हम मिला देंगे तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये और इसका हमने फोर्स जितना लगाया यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई होता है क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, तो हम इसे एक बार लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। द मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट, और ये, ठीक है। अब एसआई यूनिट जो होता है मोमेंट ऑफ फोर्स का वो होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। एसआई यूनिट जो होता है हमारे मोमेंट ऑफ फोर्स का होता है यूनिट न्यूटन मीटर। ये कैसे है, देखो जो हमारा यूनिट ऑफ फोर्स है किसका मल्टीप्लाई है, फोर्स का मल्टीप्लाई है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, ठीक है, डिस्टेंस का मल्टीप्लाई है। तो फोर्स का जो हमारा यूनिट होता है, फोर्स का जो यूनिट होता है हमारा वो तो होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का होता है मीटर। तो ये मल्टीप्लाई, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाता है हमारा न्यूटन मीटर। इसे हम कैपिटल, न्यूटन को जो सिंबल होता है उसे हम लोग हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, तो यह जाता है हमारा न्यूटन मीटर, ठीक है। अब सीजीएस यूनिट होता है हमारा डाइन सेंटीमीटर। ओके, डाइन सेंटीमीटर, और इसमें क्या रिलेशन है 1 न्यूटन मीटर में, और इससे क्या रिलेशन, देखो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁷ डाइन सेंटीमीटर। अब हम आते हैं प्रेशर थ्रस्ट पे। तो अब हम समझते हैं ये थ्रस्ट क्या होता है। देखो थ्रस्ट वह फोर्स है जो कि एकदम नॉर्मली मतलब एकदम परपेंडिकुलर लगता है। जैसे कि देखो ये हमारा प्लेन सरफेस है और ऊपर से ये नीचे फोर्स लगा है, तो इसे हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं।
तो हम इसे लैंग्वेज में पढ़ते हैं। थ्रस्ट एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट, ठीक है। जो थ्रस्ट यहाँ पे फोर्स होगा, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। कोई भी फोर्स जो सीधे एकदम परपेंडिकुलर, मतलब कि मान लो कि फोर्स है, तो फोर्स अगर ये प्लेन सरफेस है कोई, और मैंने यहाँ से सीधे डायरेक्ट यहाँ पे फोर्स इस तरह लगाया, तो ये क्या होगा, थ्रस्ट होगा। ओके, अब क्या क्या है, फोर्स की यूनिट है। तो ये जो थ्रस्ट का जो यूनिट है वो पूरे फोर्स की तरह है। तो इसकी यूनिट kgf, gf एंड न्यूटन। अब ये कैसे कैसे रिलेशनशिप में है, तो 1 kgf इक्वल टू 1000 gf होता है, ओके। और 1 kgf इक्वल टू 10 न्यूटन नियरली, हमने पीछे पढ़ा था। और 1 न्यूटन जो होता है 100 gf नियरली होता है। अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ अ थ्रस्ट पे। तो अब हम इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट देखते हैं। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट में हमें कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। स्मॉलर द एरिया मोर इज़ द इफेक्ट, मतलब कि जितना छोटा जगह होगा तो उतना ही ज़्यादा थ्रस्ट का इफेक्ट होगा, और जितना बड़ा एरिया हो जाएगा उतना कम हो जाएगा इफेक्ट का। तो हम इसे एक एग्जांपल से समझ, सपोज दैट एट योर हाउस देयर आर 5 चिल्ड्रंस, ओके। तो अगर मान लो पिज़्ज़ा आता है तो हमें कम मिलता है। अगर वही कोई एक आदमी रहेंगे तो सबसे ज़्यादा एक आदमी को ज़्यादा मिलेगा, ओके। उसी तरह से थ्रस्ट भी है, जितना छोटा जगह रहेगा उतना ज़्यादा इफेक्ट रहेगा, और जितना बड़ा जगह रहेगा उतना कम इफेक्ट रहेगा, एज एग्जाम्पल एज पिज़्ज़ा, ओके। तो अब हम एग्जाम्पल कुछ थ्रस्ट के समझते हैं। इन स्टैंड, अगर हम खड़े रहते हैं तो थ्रस्ट ज़्यादा लगता है, और अगर हम सोए हुए रहते हैं तो लेस थ्रस्ट लगता है, जैसे कि हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा, ओके। तो यही सेम कॉन्सेप्ट जो है अब हमारा किल्लियों के साथ भी है। किल्लियाँ जो हम ठोकते हैं दीवार वाल में, तो क्या होता है, अगर हम जो किल्ली का जो पीछे वाला साइड होता है, अगर उससे हम हथौड़े से मारते हैं तो क्या होता है, जल्दी नहीं अंदर जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसका पीछे का जो साइड होता है निकला हुआ रहता है, फ्लैट एंड होता है, आप डायग्राम में देख सकते हो। तो उसी तरह से अगर हम नोकीली साइड से मारते हैं तो उसका जो क्या होता है, जो सरफेस एरिया होता है बहुत ही कम रहता है, और नोकीली रहती है, तो हम मान लो थोड़ा सा फोर्स अंदर चला जाता है उससे, ओके। तो हम बस ये कॉन्सेप्ट याद में रखना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वाई, यहाँ पे वाई लगाए पूछेगा क्यों ऐसा हो रहा है, तो हम सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट लिख देंगे, स्मॉलर द एरिया मोर इज द इफेक्ट। अगर इस पर रहेगा तो ये लिख देंगे, ग्रेटर द एरिया लेस इज द इफेक्ट, ओके। तो अब हम आ जाते हैं प्रेशर पे। तो हम प्रेशर और प्रेशर की यूनिट सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज डिफाइंड एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो देखो, जो थ्रस्ट तो हमने पढ़ा था कि ये एक्टिंग नॉर्मली, मतलब नॉर्मली इसका फोर्स लगता है। तो थ्रस्ट और एरिया मतलब कि जो प्रेशर होता है वो थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है, ठीक है। ऊपर थ्रस्ट रहेगा और नीचे एरिया रहेगा। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, और इसको हम डोनेट करते हैं पी से, ठीक है। इसके डिफिनीशन में इसका फॉर्मूला है, प्रेशर इज डिफाइंड एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अब ऐसा ही यूनिट क्या होता है प्रेशर का, मतलब हम इस प्रेशर को किस यूनिट में मेज़र करते हैं, तो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। अब समझ लेते हैं 1 पास्कल क्या होता है। 1 पास्कल प्रेशर एक्सर्टेड बाई अ थ्रस्ट ऑफ 1 न्यूटन ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल हम कब बोलेंगे? देखो, सपोज दैट ये एक एरिया है, ठीक है। तो जब 1 न्यूटन का थ्रस्ट, जब 1 न्यूटन, सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाया जो कि 1 न्यूटन का है, और ये जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लग रहा है तो उसे हम लोग उस फोर्स को बोलेंगे 1 पास्कल है। वो फोर्स क्या है? 1 पास्कल है। और 1 पास्कल का फॉर्मूला, 1 पास्कल जो होता है उसकी जो 1 न्यूटन ऊपर रहेगा और 1 मीटर स्क्वायर नीचे रहेगा, ठीक है। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। अब बिगर यूनिट क्या क्या है पास्कल्स के? वो है 1 किलो पास्कल इक्वल टू 1000 पास्कल। अब मैं से याद करने का सिंपल फॉर्मूला, सिंपल ट्रिक बताता हूँ। आप ये के किलो पास्कल है तो आप समझ लो 1 kg, और इसको ग्राम समझ लो तो 1000 ग्राम। 1 किलो इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1 किलो पास्कल इक्वल टू 1000 पास्कल। 1 किलो पास्कल इक्वल टू 1000 पास्कल, ओके। अब हम आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर। तो हम आ जाते हैं प्रेशर के फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर, ओके। तो सबसे पहले हम प्रेशर का पहले जो फॉर्मूला है उसका वो देखते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट को हम लोग फोर्स भी बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे इन्हीं दोनों चीज़ों पे तो हमारा जो प्रेशर वो डिपेंडेंस है, ओके। तो अगर इन दोनों में हम थोड़ा बदलाव करेंगे तो हमारा जो प्रेशर होगा वो चेंज हो जाएगा। तो अब इसमें देते हैं फोर्स। तो एरिया ऑन एरिया ऑफ द सरफेस ऑन विद द थ्रस्ट एक्ट। तो एरिया मतलब कि ये जो हमारा एरिया है इस पर थ्रस्ट एक्ट करे, तो ये तो एरिया के ऊपर है। एरिया अगर छोटा होगा तो फोर्स जो है, थ्रस्ट जो है वो ज़्यादा लगेगा। अगर एरिया बड़ा है तो जो थ्रस्ट है वो कम लगेगा।
तो इस प्रकार से जो हमारा फैक्टर है, कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं, पहले तो एरिया हो गया, फिर दूसरा हो गया द मैग्नीट्यूड ऑफ द थ्रस्ट। तो हमने कितना फोर्स लगाया, और मान लो एरिया छोटा, अगर हमने उस पर भी बहुत कम फोर्स लगाया तो जो थ्रस्ट होगा, हमारा जो प्रेशर होगा वो तो कम होगा। उसी तरह से दो बातें जो है हमारे प्रेशर को अफेक्ट करती हैं, पहली द एरिया फिर दूसरा थ्रस्ट। ओके, तो हमें बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। अब इसका एक कॉन्सेप्ट है स्मॉलर द, जो हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा था थ्रस्ट के बारे में, स्मॉलर द सरफेस एरिया मोर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द थ्रस्ट एंड द लार्जर द सरफेस एरिया लेसर इज द प्रेशर एक्सर्टेड। ओके, तो अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ अ प्रेशर इन आवर डेली लाइफ। तो अभी हम एग्जाम्पल्स ऑफ अ प्रेशर इन आवर डेली लाइफ पोर्शन पे आ चुके हैं। इससे जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा जो ये पार्ट है दो पार्ट में डिवाइडेड है, डिक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन प्रेशर, और इंक्रीज इन एरिया एंड डिक्रीज इन प्रेशर। ओके, तो हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले, अ नेल और अ बोर्ड पिन हैज़ वन एज पॉइंटेड एंड शार्प वाइल अदर एंड इज़ ब्लंट एंड फ्लैट। तो सबसे पहले हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, वाई अ नेल और अ बोर्ड पिन हैज़ वन एंड पॉइंटेड एंड शार्प वाइल द अदर एंड इज़ ब्लंट एंड फ्लैट। तो हमें सिंपल सा आंसर का सबसे पहले इसमें कीवर्ड डालना है, डिक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन प्रेशर। ओके, जितना छोटा एरिया रहेगा उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। और तो अप्लाइंग अ फोर्स द पॉइंटेड एंड विल एक्सर्ट अ ग्रेटर फोर्स as the area of the contact is small and hence it will deep into the given surface। मतलब जितनी नोकीली चीज़ होगी, अगर ये हमारा जो नेल है वो नोकीला होगा तो हम इस पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एरिया है इसका बहुत ही कम है, तो हमने यहाँ पे इस तरफ फोर्स लगाया, हथौड़ा से मारा तो ये अंदर जल्दी चला जाएगा। अगर वही हमने एक पीछे से इसको कर दिया ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, हम इस पर मारेंगे लेकिन नीचे जो सरफेस है इस पर तो जाएगा ही नहीं क्योंकि ब्लंट है। और अगर यहाँ पे क्योंकि इसका एरिया बढ़ गया तो जो प्रेशर होगा बहुत ही कम हो चुका होगा। ओके, तो जो नाइफ या जो कटिंग हमारे एलिमेंट्स होते हैं उसका जो एज होता है, जो काटने वाला, वो बहुत ही नोकीला होता है। नोकीला क्यों, जैसे यहाँ पे भी नोकीला था, नोकीला इसलिए होता है क्योंकि जितनी नोकीली चीज़ होगी उसका जो सरफेस एरिया होगा वो घट जाएगा, और जो हम प्रेशर उस पर लगाएंगे वो प्रेशर ज़्यादा लगेगा उस पर। ओके, अब हम पॉइंटेड हिल्स ऑफ फुटवेयर्स एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द ग्राउंड देन द रेगुलर फ्लैट हिल्स। तो जो फुटवेयर्स होते हैं जैसे चप्पल जूते जो होते हैं, तो क्या होते हैं कि जैसे सैंडल्स होती हैं, तो जो सैंडल होता है वो ये ऊंचाई पर रहता है, ऐसे इस तरह से कुछ होता है। जो पॉइंटेड हिल जो होता है सैंडल्स का, वो क्या होता है, जो ग्राउंड पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि उसका जो नीचे का होता है वो बहुत ही छोटा स्मॉल में होता है और ऊपर ब्रॉड होता है। तो इसकी वजह से जो ग्राउंड पे जो प्रेशर पड़ता है वो ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जो लेडी होती हैं उन्हें चलने में दिक्कत होती है। और जो रेगुलर जो फ्लैट वाला जो चप्पल होता है ऐसे होता है, उसका जो सरफेस बढ़ जाने के कारण जो प्रेशर ग्राउंड पर पड़ता है वो बहुत ही कम पड़ता है। इसकी वजह से हम जो है अच्छे से वॉक कर पाते हैं। तो हम अब आते हैं इंक्रीज इन एरिया एंड डिक्रीज द प्रेशर। ओके, तो सबसे पहले जो ट्रक्स होते हैं 6 टायर्स, 8 टायर्स, 14 टायर्स, ऐसे जो ट्रक्स होते हैं, हम अगर उसमें 4 टायर्स लगाते तब भी तो वो चल सकते, तो क्यों हमने इतना टायर्स लगाया। तो सबसे पहली बात, अगर हम उसका एरिया बढ़ाएंगे, हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट ठोक देना है कि इंक्रीज इन एरिया एंड डिक्रीज इन प्रेशर। अगर टायर्स हम ज़्यादा लगाते हैं तो जो रोड पे जो प्रेशर पड़ेगा वो कम पड़ेगा। अगर हम 4 टायर्स में तो ट्रक चल सकता था, लेकिन जो प्रेशर पड़ता है रोड पर उसकी वजह से हमने 6 टायर्स, 8 टायर्स एंड 14 टायर्स ऐसे करके ट्रक्स बनाए गए। और जो कैमल, जो ऊँट होता है, वो उसके जो पैर होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं, ताकि वो सैंड में आसानी से चल सके। ठीक है, ताकि उसका जो पैर है वो ज़्यादा प्रेशर ना हो पाए, प्रेशर ना दे पाए ग्राउंड। अब एक एग्ज़ाम्पल, हमारा जो बिल्डिंग हम बनाते हैं, तो बिल्डिंग हम बनाते हैं तो ऐसे जो नीचे का पोर्शन जो होता है वो ब्रॉड होता है, उसके ऊपर हम जितना मंजिला बनाना चाहे वैसे बनाते हैं। तो क्यों, क्योंकि जो प्रेशर जो नीचे का अगर ज़्यादा रहेगा तो जो अगर एरिया जो है हमारा एरिया जो अगर ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर जो होगा हमारा कम लगेगा, प्रेशर जो है कम लगेगा, और कम लगेगा कम जब प्रेशर जो इसका एरिया है वो ज़्यादा रहेगा। तो हमने देखा है कि अगर नीचे की जो बिल्डिंग अगर इस तरह
रहती है, मतलब इसका जो एरिया अगर कम रहता है तो अर्थक्वेक जो होता है उसमें गिर जाती है, पर ऐसी बिल्डिंग्स नहीं गिरती हैं, जल्दी गिरती नहीं हैं। अब स्कूल बैग्स जो होते हैं उसकी जो कंधे पे हमारा रखने वाला होता है तो वो क्या होता है, थोड़ा ब्रॉड रहता है, क्योंकि जितना जो हमारा एरिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारे कंधे पे प्रेशर कम लगेगा। तो दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स, सो प्लीज़ रीड द बुक वंस। अब हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो ये जो है हमारा थ्रस्ट और प्रेशर का डिफरेंस है। तो थ्रस्ट जो होता है सम टोटल होता है फोर्स का, ये दोनों तुम्हारी डिफिनेशन हो गई। सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन एरिया। ये जो होता है एरिया पे डिपेंडेंट नहीं होता है, और इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट्स। ओके, और इसका जो SI यूनिट होता है न्यूटन, और इसका SI यूनिट होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका और पास्कल, दोनों इसका हो सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो अब हम आते हैं लिक्विड प्रेशर पे। जैसे हम अब जा रहे हैं लिक्विड प्रेशर पढ़ने, जैसे सॉलिड के पास वेट है तो वो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो उसी तरह से लिक्विड के पास भी वेट है तो ये क्या करता है, ये भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। लेकिन कंटेनर होता है, कंटेनर में होता है, लेकिन लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन, मतलब कि साइडवेज, बॉटम, यहाँ पे भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, नीचे भी करेगा, हर जगह ये ऑल द डायरेक्शन में जो होता है हमारा प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो लिक्विड प्रेशर क्या होता है, लिक्विड हैज़ अ वेट सो इट एक्सर्ट प्रेशर, सो इट इज़ कॉल्ड लिक्विड प्रेशर। ओके, तो हम आते हैं फैक्टर दैट अफेक्टिंग द लिक्विड प्रेशर। तो हम आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द लिक्विड प्रेशर। तो क्या क्या बातें हैं जो कि हमारे लिक्विड प्रेशर को अफेक्ट करती हैं, मतलब क्या होगा तो घटेगा, क्या होगा तो बढ़ेगा। तो सबसे पहले द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो सपोज दैट ये हमारा एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड है। ओके, तो जितना ज़्यादा इसका हाइट होगा उतना इसका प्रेशर जो है बढ़ेगा, उतना ज़्यादा उसका प्रेशर इंक्रीज़ होगा। और दूसरा द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, मतलब देखो कोई भी जो लिक्विड है उसका जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज़ होते जाएगा वैसे वैसे उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा। तो इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा हमारा जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। एज सुन एज द हाइट इंक्रीजेज द प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर हाइट जो हमारा कम होगा तो जो हमारा प्रेशर है वो भी कम होगा। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जैसे जैसे डेंसिटी घटेगा हमारा प्रेशर घटेगा, और डेंसिटी बढ़ेगा तो हमारा प्रेशर बढ़ेगा। हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लिक्विड प्रेशर। तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है लिक्विड प्रेशर के, तो सबसे पहले थिकनेस ऑफ अ वॉल ऑफ द डैम इज इंक्रीज टुवर्ड बॉटम। तो देखो यहाँ पे जो है ऐसे होते जा रहा है, इसका जो लेंथ है, यहाँ पे जो विड्थ है वो बढ़ते जा रहा है ऐसे करके। क्यों, देखो ये तो हमारा लैंड है, लैंड से पानी जा रहा है तो ये हमारा हाइट जो है बढ़ गया। तो हाइट बढ़ तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है नीचे वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जो प्रेशर बढ़ने के कारण हम इसको विड्थ बढ़ा देते हैं ताकि ये डैम पे प्रेशर ना पड़े। तो जितना ज़्यादा एरिया बढ़ेगा उतना प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, हाइट बढ़ेगा तो जो हमारा प्रेशर है वो बढ़ेगा। तो अब हम समझते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। देखो हमारी बॉडी है, हम अगर बाहर जाते हैं तो हमारे ऊपर भी एक प्रेशर लग रहा होता है, उसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। हमारे ऊपर कितने किलोमीटर्स हैं, एयर का कॉलम जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, तो हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा होता है लेकिन हमें महसूस नहीं होता है, वी कैनॉट फील इट। देखो तो हम इसकी एक डिफिनेशन देखते हैं, द थ्रस्ट ऑन अ यूनिट एरिया ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू कॉलम ऑफ द एयर। मतलब कि मान लो कि अर्थ सरफेस है तो जो थ्रस्ट लग रहा है यहाँ पे कॉलम है, एयर का जो थ्रस्ट लग रहा है उसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ओके, द थ्रस्ट ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू द कॉलम ऑफ द एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो सी लेवल होता है सरफेस पे उस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 76 सेंटीमीटर और 760 mm ऑफ मर्कुरी कॉलम ये होता है, ठीक है। जो सी लेवल होता है अर्थ सरफेस का वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्कुरी कॉलम होता है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। जो नोज़ ब्लीडिंग होती है, अगर हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी नोज़ ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगती है। क्यों, क्योंकि जो वहाँ का प्रेशर होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वहाँ पे बहुत ही लो होता है। लेकिन जो कहाँ पे लो होता है, हाई एल्टीट्यूड्स, मतलब कि ऊँची जगहों पे। और जो हमारे अंदर बॉडी का जो प्रेशर होता है वो चेंज नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो नोज़ होती है वो ब्लीड होने लगती है। ओके, तो इस तरह से ये हमारा जो चैप्टर थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।